10 साल से केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है, आप बोलते हैं डर क्यों दिखाएंगे? जनता खुद ब खुद देख रहा है कि 10 साल से किसकी सरकार है और कौन क्या कर रहा है। हम बस वोट मांग रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि आप जब बच्चा रात को रोता है तो यह कहना चाहिए कि डाकू नहीं, बेटा सो जाओ, नहीं तो सुबह भारतीय जनता पार्टी आ जाएगा। कब तक भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, कांग्रेस हमसे वोट तो ले लेती है, लेकिन हमारी सड़कों की हालात को सही नहीं करता, हमारी जाम की समस्याओं पर बात नहीं करता कि अब हम लोग 24 में उखाड़ के फेंकेंगे और 25 में सीमांचल की धरती पर आप एक आम आदमी को लीजिए और उन्हें आधार कार्ड सुधारने के लिए अगर ब्लॉक में जाना पड़ता है तो हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं वो उनसे क्या व्यवहार करता है। क्या हुआ 10 लाख सरकारी नौकरी का? आपके मन में वाजिब तौर पे ये सवाल होगा। तो आप कह दीजिए कि सीमांचल में अफसरशाही नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसको तय करूं? क्यों ना हम अपने सांसद को बदनाम करें, क्यों ना हम अपने विधायक को बदनाम करें, क्यों ना हम राष्ट्रीय जनता दल जो सरकार पे उनको बदनाम करें। मैं स्वीकार करता हूं अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कि अगर अफसरशाही की बात आप करते हैं और कहीं ना कहीं वो किसी जगह नजर भी आ जाता है तो इसको दूर करने के लिए रेहान अहमद साहब जो कि राष्ट्रीय जनता दल के किशनगंज के नगर अध्यक्ष है युवा से, हम उनसे बातचीत करेंगे। लगभग ये बातें तमाम तर लोगों ने रख दिया कि अंबेडकर परिचर्चा क्यों की जा रही है। अब वही सारी बातें करेंगे तो घसी की सारी हम नई चीज़ों पर आना चाहेंगे। पार्टी मजबूत हो या पार्टी कमज़ोर हो, जनता को इससे कोई सरोकार नहीं होता है और हम जैसे पत्रकारों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे हमारी जनता को फ़ायदा हो और जो व्यूअर्स हमारे देखें उन्हें भी लगे, उनकी काम की बात करें आप कुछ। जी, तो मैं आपकी बातों से एकदम सहमत नहीं हूं कि अगर पार्टी कमज़ोर हो या मजबूत हो तो इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। आप एक बात जान लीजिए और अपने बुद्धि में डाल लीजिए कि अगर फिरका परस्त पार्टी मजबूत होती है, जो विभाजनकारी सोच रखता है, अगर वो पार्टी मजबूत होती है तो इसका सरोकार जनता से जुड़ा हुआ रहता है। हम सेकुलरिज्म को मानने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास है कि जब देश जल रहा था, जब अडानी ये माजरत चाहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी अपना रथ लेके निकले थे तो उनको रोकने का काम यही बिहार की धरती और यही लालू प्रसाद यादव जी ने समस्तीपुर में किया था और बिना किसी जाति उन्माद को फैलाए उनको तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उस टाइम वो उरूज पे थे, भले आज उनको जवाल पे भेज दिया गया हो नरेंद्र मोदी द्वारा, क्योंकि जो उनके राजनीतिक गुरु थे आज उनको एकदम साइडलाइन कर दिया गया है, तो उसको रोकने का काम किया था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। तो इस बात से तो मैं मुतफिक नहीं हूँ। आपकी बात से मुझे एक मूवी याद आई जिसमें फिल्म देख रहे थे, उसमें बच्चा जब रो रहा था रात के अंधेरे तो माँ कहती है बेटा सो जाना तो गब्बर आ जाएगा। सीमांचल के इसमें अमूमन जो पार्टी है वो क्या करती है कि आप हमें वोट दे दीजिए, सेकुलर पार्टियाँ जो खेल खेलती है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि आप जब बच्चा रात को रोता है तो यह कहना चाहिए कि डाकू नहीं, बेटा सो जाओ, नहीं तो सुबह भारतीय जनता पार्टी आ जाएगा। कब तक भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, कांग्रेस हमसे वोट तो ले लेती है, लेकिन हमारी सड़कों की हालात को सही नहीं करता, हमारी जाम की समस्याओं पर बात नहीं करता, महानदी बेसिन पर बात नहीं करता। हम आपको बताना चाहेंगे कि अफसरशाही बेलगाम समय सीमांचल में कितना है, जिन्हें रक्षक कहा जाता है, जहाँ हम अपनी फरियाद लेकर पहुँचते हैं। टेरागाज में घटना घटती है और राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता ने अब तक बयान नहीं देता, अपने मुंह में जावी लगाने का काम करता है। टेरागाज का थाना अध्यक्ष यूपी की एक महिला ने उस पर आरोप लगाया है कि जो फरियादी बनकर आए थे उन्हें 8 दिनों तक वहाँ के एक मुखिया प्रतिनिधि के साथ बंधक बनाकर रखते हैं और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि बच्चा जब रात को रोता है तो माँ अब ये ना कहे कि बेटा सो जा डाकू आ जाए, बल्कि ये कहना चाहिए बेटा सो जा, नहीं तो सुबह भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। अच्छा, तो आपने इतनी लंबी तकरीर कर दी है तो आपका सवाल हुआ नहीं। आप किसी चीज़ के मंशा से आए हुए हैं हमको लगता है। पहली बात तो ये हम जनता को बता देना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आप बोले कि सो जा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। हम अगर राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें? ऐसा तो हम कर नहीं सकते। एक राजनीतिक दल है हम, हमारे एक नेता हैं, हम उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं तो हम उसी पार्टी का काम कर रहे हैं। और रही बात आपकी जो वाजिब मूल सवाल है कि महानंदा बेसिन से लेकर के जो तस्लीम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था और जो हमारे
शहर के अंदर और जो शहर के अलावा भी हमारे चारों तरफ जो मामलात होते रहते हैं, तो जो इस चीज़ को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई तरह का घटना घटित होता है, कोई भी घटना घटित होता है तो वो दुखद है। पहली बात तो वो दुखद है घटना, उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और अगर कोई इस तरह का पदाधिकारी या कोई अधिकारी अगर बेलगाम होकर अगर अफसरशाही अगर आप बताने का कोशिश कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, कहीं ना कहीं ये एक लूप होल रहा है। और ये आज का कोई नहीं है, पूर्व से चलते आ रहा है, लूप होल रहा है। तो इस चीज़ में आप आज हमारी सरकार कुछ साल, 1 साल पहले बनी है सरकार, जो हम लोग आए हैं, नीतीश जी हमारे साथ आए हैं और हम लोग एक सरकार नया देने का काम किए हैं और इसको हम लोग आगे भी लेके चलेंगे। और जो जो त्रुटि है, जो जो खामियां हैं, उसको दूर करने का भी कोशिश करेंगे। देखिएगा, आप याद कीजिएगा 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने अभी बहुत लोग पूछते हैं, पत्रकार बंधु आप ही के जैसे पूछते हैं कि क्या हुआ 10 लाख सरकारी नौकरी का। आपके मन में वाजिब तौर पे ये सवाल होगा। देखिए हमारी नहीं, नौकरियां तो दिया जा रहा है। नहीं, ये चलिए स्वीकार कर लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। भले ही 10 लाख ना हो लेकिन नौकरियां दी जा रही है। हाँ, तो वही पे बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए नौकरी दी जा रही है, तो नौकरी बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य विभाग में भी, हर विभाग में भी जहाँ जो रिक्त पद है उसको भरा जा रहा है, उसके लिए नौकरी निकाली जा रही है। अभी देखा होगा शिक्षक के लिए वो बीपीएससी अभी आपको ये परीक्षा लेगा और इस तरह से सब चीज़ में, सब विभाग में नौकरी निकल रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार रहती, अगर हम चुन के आ गए होते, पूर्ण बहुमत की अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होती, तो हम अपने स्वेच्छा से हमको जो चीज़, जो पॉलिसी लाना होता हम ले आते। अभी क्या है कि हमारी गठबंधन की सरकार है, एक मजबूत सरकार चल रही है, लेकिन क्या है कि हम अपने सिर्फ पॉलिसी पे काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम आपकी मजबूरी को भी यहाँ समझ सकते हैं, इसलिए कि नौकरियों की आपने बात कही, तो 10 लाख ना सही लेकिन नौकरियाँ सरकार दे रही है, लाखों में दे रही है। और हो सकता है कि 10 लाख का आंकड़ा को छू भी ले, इस बात में हम राष्ट्रीय जनता दल को क्रेडिट देना चाहेंगे। लेकिन आपने एक बात कही कि हम गठबंधन के सरकार है, चूँकि नीतीश कुमार आपके साथ है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप अगर उन पर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो भाजपा के पास भी जा सकता है। नहीं, आपने कहा कि हम बहुमत नहीं है, चूँकि अभी गठबंधन का दौर चल रहा है। आप देख लीजिए 303 सीट नीतीश कुमार जी पर अगर आप ज्यादा जवाब दे तो भाजपा के साथ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अब वो एकदम सिद्ध है कि अब हम लोग 24 में उखाड़ के फेंकेंगे और 25 में राष्ट्रीय जनता दल से श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के गद्दी पे स्थापित होंगे और इस जनता के बदौलत स्थापित होंगे। जन सरोकार की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। तो ये सब चीज़ बात बिहार के मुख्यमंत्री का भी आपने जिक्र किया। जब भी उनका नाम आता है तो एक सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ, मैं चाहूँगा कि आपसे भी पूछा जाए। यकीनन उन्होंने कई अच्छे काम किए हैं जिसकी तारीफ़ पहले भी करते थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके अच्छे कार्यों की तारीफ़ करता था और आज भी करता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार की जो कमज़ोर कड़ी कहा जाए, दुखती नब्ज कहा जाए, जब वो भाजपा के साथ थे तब भी, जब राजद के साथ थे तब भी, बड़े बड़े मंत्रियों ने विधानसभा में खड़े होकर कहा है कि मेरे थाने का बड़ा बाबू मेरा नहीं सुन रहा है। अफसरशाही बेलगाम जो हो रहा है, ये दुखती नब्ज है बिहार के मुख्यमंत्री का, जो आपके तो इसी के ऊपर तो मैं बोला पूर्व में भी कि कुछ त्रुटि है, कुछ खामियां हैं। आप एक बात बताइए, कोई सरकार चला रहा है तो इंसान ही सरकार चलाएगा ना, किसी न किसी में कुछ ना कुछ खामियां होंगी। अगर मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कि अगर अफसरशाही की बात आप करते हैं और कहीं ना कहीं वो किसी जगह नज़र भी आ जाता है, तो इसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी अपने स्तर से कार्यरत है और उस पर वो उनके संज्ञान में है और वो देखा जा रहा है। और धीरे धीरे ये चीज़ देखिएगा, जो समाज से ये चीज़ खत्म होगा, अफसरशाही खत्म होगी। लास्ट में एक सवाल है कि महागठबंधन ने किशनगंज इस बार भी ठाना है कि सीमांचल की जनता को इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का डर बढ़िया से दिखाया जाए, उन्हें डराया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भले ही हम जिन लोगों को नेता के रूप में चुनते हैं, उन्हें उनका अवसर सुने या ना सुने, वो हमारी सड़कें बनाना पाए या ना पाए, वो हमारी सपनों पे खरा उतर पाए नहीं पाए, लेकिन एक डर
खास करके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस बार बार दिखाने का काम करता है कि अगर हम लोगों को वोट नहीं दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा। तो 2024 में भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा। तो आपको हम संक्षेप में एक बात बताना चाहते हैं कि आप 2014 से पहले आप भी गैस भराते थे ना, गैस का सिलेंडर आता था आपके घर में, आता ही होगा ना। चीनी, तेल, सारा चीज़ जो सामग्री यूज होता है आपके घर में, चाहे वो घर बनाने का जो भी सामान हो, छड़ गिट्टी बालू सारा चीज़ इस्तेमाल करते थे। 10 साल से केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है, आप बोलते हैं डर क्यों दिखाएंगे? जनता खुद ब खुद देख रहा है कि 10 साल से किसकी सरकार है और कौन क्या कर रहा है। हम बस वोट मांग रहे हैं। वो हर चीज़ वो अगर केंद्र में मोदी सरकार 2014 के बाद से स्थापित है और वो आपको महंगाई आपको उसका दिख नहीं रहा है, आप नहीं चाहते हैं कि आपका गैस सिलेंडर 400 रुपया जो यूपीए सेकेंड में मिलता था वो मिले आपको। व्यक्तिगत मैंने भारतीय जनता पार्टी को कभी बदनाम नहीं किया सीमांचल को लेकर, इसलिए क्योंकि हमारे पूरे गांव वाले पूरे पंचायत की अगर बात करें तो हम लोगों ने कभी उसको वोट दिया नहीं, इसलिए मैं जितना भी बदनाम करूंगा सीमांचल के लिए, चाहे तो राजद को करूंगा चाहे तो कांग्रेस को करूंगा। अगर बिहार की बात करूं तो अलग बात है, नेशनल इशू पे, लेकिन सीमांचल की बात में भारतीय जनता पार्टी बेकसूर है। देखिए बात ये बताते हैं, केंद्र की योजना और राज्य की योजना अलग अलग होती है। केंद्र की जिम्मेवारी, राज्य की जिम्मेवारी अलग अलग होती है। ये बात आप भली भांति जानते होंगे। केंद्र में अगर वो तानाशाह सरकार बैठा हुआ है और यहाँ से अगर मान लीजिए मेरा जावेद साहब एमपी हमारे जीत के आ जाते हैं, अगर वो किसी चीज़ को लेकर के प्रश्न पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में, लेकिन अगर उस चीज़ पे सुनवाई नहीं होती है तो आप इसका दोष रटेंगे क्या? दोष इस पे जावेद साहब पे देंगे? उनकी मंशा नहीं है काम करने की। आप इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। और आप देख ही रहे होंगे विगत 10 वर्ष 20 वर्ष में क्षेत्र का विकास हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सजिया सनी जो कि जिला अध्यक्ष है युवा प्रकोष्ठ से किशनगंज के, आप क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के? देखिए सारी चीज़ें तो जैसा कि प्रदेश महासचिव और नगर अध्यक्ष ने आपके सामने रखा ही, इसमें कहने का क्या है। बार बार सवाल आ रहा है कि पब्लिक को या जनता को या न्यूज़ रिपोर्टर को या न्यूज़ चैनल को क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई पार्टी मजबूत रहे या कमज़ोर रहे। तो मेरा एक ही आपको रोशनी देने का काम यही होगा कि अगर केंद्र और सरकार जो है या राज्य सरकार जो है अच्छी होगी, जो देश जोड़ने का काम करेगी, तभी सड़क जोड़ेगी। लोगों को जाम लगाने का काम नहीं करेगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाने का काम नहीं करेगी, तभी रोड और सड़क पर से जाम छोड़ाने में दिमाग लगाएगा। तो अगर एक अच्छा सरकार, एक अच्छा सरकार बनता है केंद्र में, विकास के लिए वो काम करेगा, जिसके लिए आप जानते हैं कि मीडिया भी स्तंभ है, 4 स्तंभ में एक स्तंभ है। तो आपका भी एक रोल है देश बनाने के लिए, नेता का भी एक रोल है, पार्टी का भी एक रोल है। तो इसी तरह से ऐसा नहीं है कि ये जो परिचर्चा हो रहा है या जो अंबेडकर परिचर्चा में जो भी बातें बताई जा रही हैं, वो सिर्फ अपने संविधान को बचाने के लिए, देश की जो खूबसूरती है, एकता है, उसको बचाने के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मनमानी चल रहा है, जो केंद्र में बैठी सरकार जो है देश जलाओ और बांटने का काम कर रहा है, इसको भी रोकने का कहीं ना कहीं राजद काम कर रहा है। अध्यक्ष जी वो सारी बातें आपकी ठीक है, और लेकिन जब सीमांचल की धरती पर आप एक आम आदमी को लीजिए और उन्हें आधार कार्ड सुधारने के लिए अगर ब्लॉक में जाना पड़ता है तो हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं वो उनसे क्या व्यवहार करता है। अगर आप जनता के बीच जाते होंगे तो जनता आपसे शिकायत रखता होगा, अब नहीं जाते होंगे तो अलग सी बात है। जब एक आदमी सच्चाई को मनवाने के लिए, अपने हक के लिए अगर रोड पे बैठता है तो यहाँ के प्रशासन उन पर एफआईआर करने में 2 सेकंड का वक्त नहीं लगाता है, लेकिन मुजरिम फरार रहता है। जब मैं यहाँ की सड़कें देखता हूँ, जब यहाँ की हालात देखता हूँ, चूँकि हमारे सीमांचल ने हमेशा किसे वोट किया? 15 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल ने 15 साल तक शासन किया, अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। जब उससे पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस का, यानी 30-35 सालों से लगातार शासन यहाँ पर कांग्रेस, राजद और जदयू ने किया, फिर भी हमारी सड़कों की हालत ख़राब है। अफसरशाही की अगर बात करें तो मैं क्या कहूँगा, वो आप खुद भी, यानी तो आप कह दीजिए कि सीमांचल में अफसरशाही नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसको तय करूँ?
क्यों ना हम अपने सांसद को बदनाम करें, क्यों ना हम अपने विधायक को बदनाम करें, क्यों ना हम राष्ट्रीय जनता दल जो सरकार पे उनको बदनाम करें। देखिए, आपका सवाल है कि आधार कार्ड सुधार कराने जाना हो या ब्लॉक में मोटेशन घटाने जाना हो या किसी भी सरकारी काम में जाना हो, वहाँ पे जनता को दिक्कत होती है। मैं भी एक वार्ड से प्रतिनिधि 6 साल रहा हूँ। मेरे यहाँ भी इंदिरा आवास पास हुआ, कार्ड सुधार हुआ, नया आधार कार्ड बना और बहुत से वृद्धा पेंशन का हम लोगों ने जीवन प्रमाण पत्र बनवाया। तो व्यक्तिगत अगर कोई आदमी करप्ट है, ब्लॉक का कोई कर्मचारी करप्ट है या उसका व्यवहार दुर्व्यवहार में आता है, तो वो व्यक्तिगत उसका अपना एक नेचर है। इसमें सरकार या एमपी या एमएलए ये नहीं जानता कि उसका व्यक्तिगत क्या करप्शन का उसका मंशा है, पैसा रिश्वतखोरी का मंशा है। तो अगर इस चीज़ का अगर खुलासा होता है तो इस पे जो सरकार है या जो भी हमारे एमएलए एमपी तक अगर फरियाद पहुंचाता है तो उस पे कार्रवाई की जाती है। आपने कहा कि सीमांचल की जनता पहले राजद की सरकार रही, फिर महागठबंधन की सरकार रही, अभी नीतीश जी की सरकार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले अगर आप किसी भी जिला से अपने बिहार के मुख्यालय पटना पहुंचने में आप जब जाते थे तो यहाँ से आपको वक्त कितना लगता था। अभी जिस तरह का सड़क है, जिस तरह का आपके सीमांचल में लाइट का व्यवस्था है, हम लोग जब छोटे थे तो 8 बजे लाइट जाता था और रात को 11 बजे आता था, आधा घंटा के लिए खाना खाओ उसी में और फिर लाइट चला जाता था। लाइट थी भी नहीं। जब से सरकारें बदली हैं, कंपटीशन बढ़ा है, अच्छा करने से ही लोगों ने सरकार चुना है, तो एक स्पर्धा बढ़ी है कि हमारे सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो अभी महागठबंधन नीतीश कुमार साहब का जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत आप देख रहे हैं हर घर जल वाला, हर गांव में हरियाली और कृषि को, मत्स्य पालन को हो या तालाब हो या वृक्ष लगाने का काम हो, सड़कें बनाने का काम हो, घर घर तक आपके लाइट पहुंचाने का काम हो, ये इसी 30 साल में हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं सब काम नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। यकीनन बिहार सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री ने काफ़ी काम किया, सारे कामों के हम आपको एक तरफ रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नल जल का जिक्र नहीं होना ही बेहतर है, क्योंकि नल जल का आप जितना क्रेडिट लेना चाहेंगे ना, उससे ज़्यादा उसकी दुश्वारियाँ है। 1% गाँव का भी अगर आप मैं चलने को तैयार हूँ तो कहीं नल है तो कहीं जल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप लोग विकास गिनाते हैं ना, तो नल जल को थोड़ा सा इससे और उल्टा फजीयत हो जाती है। देखिए, जल नल योजना का फजीयत होना इसलिए है कि जो स्थानीय प्रतिनिधि थे, मुखिया थे, समिति थी, कमेटी थी, गाँव PHED विभाग ने काम किया है, इसमें स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय हूँ, उसमें सबका वहाँ पर अगर अपने अपने कामों को सही से करवाए होते। अगर मैं कहीं किसी गांव का मुखिया सरपंच हूँ और मैं अगर वहाँ पर अपने दायित्व को निभाता हूँ, पालन करता हूँ, जो सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं उनके साथ अगर मिली भगत नहीं करता हूँ, करप्शन नहीं करता हूँ, तो काम जरूर अच्छा होगा। मुख्यमंत्री डेली आके हर घर में नल, सरकार आपकी है, इसको रोकेगा कौन? इसी पे जांच हो रही है। कोई भी योजना का सफल विफल होना स्वाभाविक है। जैसे क्रिकेट का मैच ले लीजिए, हार और जीत किसी एक ही का होता है, तो कोई भी काम होता है तो हो सकता है वो सफल भी होता है और बहुत सा ऐसा भी चांस है जो विफलता भी होती है। किशनगंज के युवाओं के लिए कुछ मैसेज हो, खास करके युवाओं के लिए? देखिए, युवा यहाँ के पढ़े लिखे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जो युवा के लिए काम कर रहा है और जो देश को एक कर संविधान की रक्षा कर लोगों को एकजुट कर जो सरकार हो, जो नेता हो, जो ऐसे प्रतिनिधि हों जो आपसी गंगाई जमुनाई तहजीब को बनाए रखें। हम लोग की प्रयास कोशिश यही है कि अपना जो सीमांचल है और उसकी जो खूबसूरती है गंगाई जमुनाई, वो बना रहे। युवाओं को होश से काम लेना होगा, जोश से नहीं। किसी दल, किसी धर्म या किसी भी नाम पर, चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र के युवा हों या वो हिंदू सनातन धर्म के युवा हों, उनको कर्म प्रधान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि धार्मिक मुद्दों से हटकर अपने को रोजगार, विकास, एजुकेशन में दिमाग लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।